वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक है। जैसा कि पता होगा, बिहार में बम्पर शिक्षक बहाली चल रही थी। सारा का सारा यहाँ पे आपका टीआरई 2.0 का यहाँ पे कहानी खत्म होता है। उसका सारा सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे आज के बाद यहाँ पे कंप्लीट करवा लिया जाता है मित्रों। ठीक है। अभी बिहार में जो चल रहे हैं बहाली, अगर के देखिएगा तो आपका बीएसएससी का एक बहाली चल रहा है। सच में साथ सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे स्टेट का, बिहार स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है और अपकमिंग बहुत सारा एग्ज़ाम होने वाला है। ये सीरीज़ आपका एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट होने वाला है। इसमें मैं क्या करूँगा ये सीरीज में, ठीक है। यहाँ पे एससीईआरटी लिखा गया है, ये एससीईआरटी हटा दीजिएगा। ये एक्चुअली फॉलो किया गया है एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी और प्लस में एससीईआरटी का जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस बुक्स में, मतलब इस नोट्स में मैंने इंक्लूड किए हैं और सारे चीज़ों को मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम, भारत का कोई भी वनडे एग्ज़ाम जब आप देने जाते हैं ना, तो वनडे एग्ज़ाम का नियम ही है, आपका जो सवाल पूछे जाते हैं, आप जब अगर अभी अभी आगे मैं सवाल जब पढ़ाऊंगा इस चैप्टर से, तो आप कोई भी बुक्स उठा लीजिएगा, यानी कि कोई भी क्वेश्चंस पेपर उठा लीजिएगा। जैसे कभी टीआरई 2.0 आपका एग्ज़ाम हुआ है, उसी का आप हाई स्कूल का या S6 to 8 का आपकी पेपर उठा लीजिएगा। ठीक है। अब इसमें देखिएगा कितने सवाल उससे हू बहू यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक जितने भी बुक्स है एनसीईआरटी के, मैं यहाँ पे एक एक दिन में, मतलब एक एक दिन क्या, मतलब डेली डेली मैं एक एक वीडियो करके कराने का यहाँ पे कोशिश करूँगा। ठीक है। डेली जो वीडियो का लंबाई होगा 30 से 40 मिनट का डेली एक वीडियो आपको मिलेगा, ताकि देखिए एग्ज़ाम में जैसे बिहार में भी टीआरई 3.0 बहुत ही जल्द आने वाला है, अगस्त में आ जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि मार्च अप्रैल तक आपका पूरा का पूरा यहाँ पे बेस मैं कंप्लीट करा दूँ, ताकि लास्ट मोमेंट में जो भी हो केवल मैं आपको अगर रिविज़न कराते जाऊँ ना, तो बहुत ही बेहतर आपको समझ विकसित हो सकती है। ठीक है। जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, वहाँ पे व्हाट्सअप करके इसको ले सकते हैं, इस पीडीएफ को। ठीक है। आशा करता हूँ मैं यहाँ पे इतना चीज़ें बता दिया। ठीक है। मैं यहाँ पर नंबर भी लिख देता हूँ, किसी को अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो 9176800345, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अब मैं बोलना चाहूँगा जब भी कीजिएगा केवल व्हाट्सअप कीजिएगा, हो सकता है मैं यहाँ पे कॉल रिसीव नहीं कर पाऊँ। एनसीईआरटी का दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में, भारत का कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम में जाइएगा, एनसीईआरटी जान होती है कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम के लिए। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक एक एक पॉइंट को, एक एक चीज़ को चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे कंप्लीट कराने का मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है। डेली आपको एक वीडियो मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा कि डेली आपको एक एक वीडियो मिल जाए। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, एकदम हंसी मजाक में हम लोग पढ़ते चलेंगे बहुत बेहतरीन तरह से, कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। ठीक है। तो आज जो ये आज ये जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 9 के ज्योग्राफी से होने वाला है। इससे पहले ही क्लास 6 to 8 मैंने भी अपलोड भी कर दिए हैं चैनल पे, तो अगर के 6 to 8 आपको देखना होगा तो जाकर चैनल पर देख लीजिएगा, ज्योग्राफी ऑलरेडी अपलोडेड है। ये क्लास 9 का ज्योग्राफी है। यहाँ से हम लोग धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि क्या कुछ आपका इसमें दिया गया है क्लास 9 के ज्योग्राफी में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही एनसीईआरटी का बुक्स में आइएगा आप यहाँ पे क्लास 9 का ज्योग्राफी में, वो आपका यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 12 चैप्टर देखने को मिलते हैं बाय एसएच क्लासेज। ये हमारे द्वारा यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। ठीक है। ये स्टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बहुत सारे सवाल डायरेक्ट टू डायरेक्ट इसको देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि यही सिलेबस है आपका। जैसे ही चैप्टर 1 में आइएगा, चैप्टर 1 का नाम है यहाँ पे स्थिति एवं विस्तार। ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में आइएगा, उसका नाम है भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच। देखते हैं कितना आज मैं टारगेट लेकर चलता हूँ कि 1 और 2 चैप्टर यहाँ पे आपको कंप्लीट करवा लूँ। ठीक है। तो जैसे ही चैप्टर नंबर 1 में आइएगा, चैप्टर नंबर 1 का नाम है स्थिति एवं विस्तार। तो इस चैप्टर में जैसे ही ये बुक्स पढ़िएगा तो इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। तो जो भी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं आपके, बस उसी से हम उसको ही डिस्कस करेंगे। बाकी पढ़ने को तो बहुत सारे चीज़ है, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट मैं पढ़ाता हूँ, याद रखिएगा, टू द पॉइंट। जो पॉइंट एग्जाम में पूछेंगे मैं वही केवल पढ़ाऊंगा, इधर उधर के बातें बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। जैसे ही यहाँ पे पहला पॉइंट आइएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर, हिंद महासागर का नाम पड़ा है। तो आपको पता होना चाहिए हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर ही पड़ा हुआ है। अगला पॉइंट जो आपका बुक्स में यहाँ पे दिया गया है कि भारत एक विशाल देश है। इसका मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश एवं 68 डिग्री 60 डिग्री पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 यहाँ पे पश्चिम की ओर देशांतर तक फैला हुआ है।
तो पूर्वी देशांतर में यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, पूरब से पूरब यहाँ पे कितना है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब का देशांतर यहाँ पे दिया गया है। एग्जाम में ये नहीं पूछता है, केवल यही पूछ लेता है कि इसका मुख्य भूमिका कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक आप ये चीज़ याद रखिएगा। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका इस बुक्स में दिया गया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर हम आपको दिखाना चाहें, अगर यहाँ पे दिखाना चाहिए तो सबसे दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि नज़र आ रहा होगा आपका, यहाँ पे हो जाता है जो कन्याकुमारी के नज़दीक में इंदिरा पॉइंट जो आता है वहाँ पे ये चीज़ दिया गया है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो यहाँ पे निकल कर आता है कि जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे दक्षिणतम बिंदु। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किधर है? तो आप अगर के जैसे ही यहाँ पे आइएगा तो देखिए अंडमान निकोबार यहाँ पे आप लोग को दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट के तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट में जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे अगला पॉइंट क्या दिया गया है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश दोस्तों कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ये जिसे लगभग 2 भागों में बांटती है। जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है यहाँ पे, जो कि भारत के बीचों बीच बांटती है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कहाँ पे है, तो देखिए ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये लाइन जो नज़र आ रहा है, जो अगर मेरा कर्सर आपको नज़र आ रहा होगा, मध्य प्रदेश से होते हुए झारखंड, रांची वगैरह सब कुछ होते हुए यहाँ पे निकलती है। इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ये कर्क रेखा बोलते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला आता है यहाँ पे आकार। जब बुक्स पढ़िएगा तो अगला यहाँ पे पॉइंट अब जो आपका दिया गया आकार के बारे में दिया गया है कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अब यही सवाल आपका यहाँ पे TRE 1 अभी यहाँ पे जो शिक्षक बहाली हुआ था इसमें पूछा गया था कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो याद रखिएगा 2.4% है। अगर कि भारत का क्षेत्रफल मतलब दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले यहाँ पे कीजिएगा तो कौन सा है? 7वां यहाँ पे देश है भारत। सबसे पहला देश जो आता है रूस है क्षेत्रफल में दृष्टि से, उसके बाद कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आता है मेरा प्यारा भारत यहाँ पे। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, 7वां देश है। उसके बाद आते हैं विश्व के 7 बड़े देश, यहाँ से पढ़ते हैं विश्व के 7 बड़े देश है, उसको क्या कुछ खूबी यहाँ पे दिए गए हैं। स्थल सीमा रेखा के कुल लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई से मतलब क्या हुआ यहाँ पे समझे आप? यहाँ पे जो ये लंबाई दिया गया है, एक सेकंड में अपना यहाँ पे एक चीज़, एक सेकंड दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है स्थल सीमा की कुल लंबाई, स्थल सीमा का मतलब क्या समझे कि जो यहाँ पे जो ये पॉइंट जो दिया गया है, एक सेकंड, जो ये पॉइंट दिया गया है यानी कि ये जो स्थल सीमा से होते हुए ये चीज़ गुजरा हुआ है, इसके बारे में यहाँ पे बातें कर रहा है, न कि जो नीचे वाला मेरा पार्ट है। नीचे वाला पार्ट के मतलब क्या कि जो मतलब समुद्री क्षेत्र से लगा हुआ है उस पार्ट्स के बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहा है। ये बात जो कर रहा है यहाँ पे जो स्थलीय क्षेत्र से लगा हुआ है उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ही आते हैं यहाँ पे तो वो जो स्थल बोल रहा है कि सीमा रेखा की जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और मुख्य भूमि के तटीय सीमा रेखा की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। तटीय यानी कि कोस्टल क्षेत्र के बारे में बोल रहा है। ये जो कोस्टल क्षेत्र आपको नजर आ रहा होगा, ये जो कोस्टल क्षेत्र आपको ये वाला नजर आ रहा होगा, इसके बारे में बोल रहा है कि 6100 किलोमीटर इसका यहाँ पे ये लंबाई बताया जा रहा है। और साथ ही साथ जब नेक्स्ट पॉइंट में जैसे ही आइएगा तो नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे अगर के दिया गया है, जैसे कि देख रहे होंगे कि भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर इसकी कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए टोटल जो आप अगर के यहाँ पे लंबाई मिलाइएगा टोटल ये वाला मित्रों जो अगर के ये लंबाई मिलाइएगा तो ये तो आपका 6100 किलोमीटर, जैसे कि मैंने बताया ये 6100 किलोमीटर है। साथ ही साथ अगर देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा होगा तो इसमें अंडमान निकोबार आइलैंड आ जाता है, इधर आपका लक्षद्वीप वगैरह भी आ जाता है। तो ये सारे चीज़ों को जब यहाँ पे आप लोग ऐड कीजिएगा तो आपका लगभग वो 7200 किलोमीटर यहाँ पे निकल कर सामने आता है। तो ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है, इसमें बिल्कुल भी आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। जो मुख्य भूमि का तटीय लंबाई है वो आपका 6100 किलोमीटर है
और जो टोटल यहाँ पे मिला के जो चीज़ है वो 7500 किलोमीटर, सॉरी मैं लास्ट में यहाँ पे 7200 बोल दिया था, तो 7516 किलोमीटर। आप जब परीक्षा में जाएगा तो कहीं कहीं 7500 डायरेक्ट दे देता है, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI ये समझिए कि परीक्षा में सवाल यहीं से आते हैं। अगला आता है विश्व के 7 बड़े देश, जैसे कि मैंने ऊपर में बताया, रूस हो गया, कनाडा हो गया, चाइना, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, मेरा प्यारा भारत 7 नंबर पर यहाँ पे टाई अप करता है, यहाँ पे आता है। ठीक है, अगला पॉइंट जैसे ही है कि भारत की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा भाग या पतला भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है उसे अंतरीप कहा जाता है। यानी कि 3 ओर से जो यहाँ पे समुद्र से घिरा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, इसको अंतरीप बोलते हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है कि भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय यहाँ पे 2 घंटे का समय में अंतर आता है, क्योंकि एक पूरी तरह से आपका यहाँ पे ईस्ट में हो जाता है और एक पूरी तरह से आपका यहाँ पे वेस्ट में हो जाता है। इसीलिए इसमें अगर के यहाँ पे देखिएगा, अगर के नज़र आ रहा होगा, ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के एरिया और यहाँ पे ये गुजरात के एरिया, ये दोनों के बीच में अगर जाइएगा तो यहाँ समय में 2 आवर का यहाँ पे डिफरेंट मिलेगा, आपका सूर्यास्त हो या सूर्योदय है। तो ये चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, सवाल ये चीज़ पूछा जाता है आपसे। ठीक है, आते हैं अगला पॉइंट की तरफ में। यहाँ पे क्या कुछ आपका दिया गया है। अगला पॉइंट जैसे ही आइएगा तो यहाँ पर दिया गया है, ऐसे दोनों में 30 डिग्री से दोनों अक्षों में 30 डिग्री से 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है। एक देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगती है। याद रखिएगा, एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, तो यहाँ पे 4 मिनट का समय लगता है। अगला आता है कि भारत की मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। यानी कि मानक देशांतर रेखा से ही आपका यहाँ पे समय का निर्धारण किया जाता है। याद रखिएगा, तो जो 82.5 डिग्री है भारत का समय का निर्धारण, ये ईस्ट में स्थित है 82.5 डिग्री लगभग, जो कि इलाहाबाद के नैनी में स्थित है। मित्रों, ये चीज़ आपको याद रखिएगा। अगला आता है यहाँ पे कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये 51 मत पड़िएगा, ये 5.5 घंटा है आपका। यहाँ पे कितना है, आगे है। बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि जो भारतीय मानक समय स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच से कितना समय आगे या पीछे है, तो याद रखिएगा ये 5.5 घंटा यहाँ पे आगे आता है। अगला सवाल की तरफ, मतलब पॉइंट की तरफ आइएगा तो यहाँ पे दिया गया है, केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर है, जबकि लेह जो कि लद्दाख की राजधानी है इसमें यह अंतर 5 घंटे का पाया जाता है। ठीक है, जब से लेह लद्दाख के मतलब बारे में जो पूरी तरह से अगर कि हम नॉर्थ में आते हैं, यहाँ पे जो कि हमारा लेह लद्दाख स्थित है, इस एरिया में इसमें 5 घंटे का डिफरेंट पाया जाता है। जबकि अगर कि वही पूरी तरह से साउथ में यहाँ पे हम केरला की ओर, अगर कि केरला में हम जाते हैं तो केरला में पूरा जो बड़ा दिन होता है, जो सबसे छोटा दिन होता है, यहाँ पे ओनली 45 मिनट का ही मतलब छोटा बड़ा देखने को मिलता है। जो कि वही लेह लद्दाख सबसे उत्तरी भाग में अगर के आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे आपको कितना तो यहाँ पे आपको 5 घंटे का लेह लद्दाख में यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हिमालय पर्वत है, इससे छाया जो सूर्य के प्रकाश होता है डायरेक्ट पड़ नहीं पाता है, इसके वजह से कारण होता है। कभी मैं बताऊँगा इसके बारे में जब आगे ये चीज़ आएंगे तो। ठीक है, आगे आते हैं अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट जैसे ही आएगा तो यहाँ पर दिया गया है कि जो सार्क है, भारत सार्क का जो फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन का सदस्य है। भारत भी सार्क का सदस्य है। भारत की स्थल सीमा 7 देशों को छूती है। इन देशों का नाम है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव और हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय पड़ोसी देश है श्रीलंका। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। मालदीव जो है हिंद महासागर में स्थित है, और जो श्रीलंका है भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। अगर के यहाँ पे मैप में अगर के ये देखना चाहें तो ये जो यहाँ पे श्रीलंका है वो मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा ये चीज़ अलग होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आते हैं अगला पॉइंट की तरफ। ये जो आप लोग है कि भारत के मुख्य भूमि पर स्थित धनुष कोंडी से श्रीलंका तट की दूरी मात्र 24 किलोमीटर है। अगर के तमिलनाडु में कभी जाइएगा तो धनुषकुंडी बंदरगाह जब जाइएगा तो वहाँ पे जब जाइएगा ना तो ये जो डिफरेंट आपका यहाँ पे अंतर दिखाई दे रहा होगा, ये चीज़ जो दिखाई दे रहा होगा, इस दूरी को यहाँ पे मात्र 24 किलोमीटर है। यानी कि समुंदर से जो 24 किलोमीटर दूर जाइएगा तो यहाँ पे सबसे नियरेस्ट में आपको श्रीलंका नज़र आ जाएगा। आप पहुँच जाइएगा विदेश की धरती में। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा।
जैसे ही आगे आते हैं तो यहाँ पे स्थित है। इस रेखीय द्वीपों की श्रृंखला को एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? एडम्स ब्रिज। ये सब VVI है, आप लोग याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान को कौन सा अलग करता है? तो मन्नार की खाड़ी और यहाँ पे पाक जल संधि के द्वारा ये अलग होता है। सवाल आपसे डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच से होकर गुजरती है? तो भारत और पाकिस्तान, पाक नाम है तो मत मार दीजिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि यहाँ पे अलग करता है। भारत का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो 7 देशों को छूती है। ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ये सब VVI पॉइंट है आपका। आते हैं अगला अगला पॉइंट जो दिया गया है भारत की स्थिति और विस्तार चैप्टर में, कि जम्मू कश्मीर में एक ऐसा क्षेत्र है जहां अफगानिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती हैं। अगर कि आप ऊपर मैप में देखिएगा, मैप में एक ऊपर में, अगर इसमें मैप में आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा तो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अफगानिस्तान और चाइना का दोनों का बॉर्डर यहाँ पे टाई अप करता है। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको यहाँ पे ये समझ में आ गए होंगे। अगला आता है कि सार्क के निम्नलिखित सदस्य हैं कौन कौन? जैसा कि मैंने बताया कि भारत भी सार्क का सदस्य है, तो इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, यहाँ पे इतना जो देश है यहाँ पे सार्क का देश है। तो याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ देता है कि इनमें से कौन सा देश सार्क का देश, सारे का सदस्य नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आते हैं अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट जो दिया गया है आपका, कि जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है। यानी कि जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में, अगर मैं यहाँ पे मैप से दिखाना चाहूँ तो ये रहा आपका यहाँ पे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में, यानी कि इस दिशा में बोल रहा है कि यहाँ पे तिब्बत का पठार है आपका, तथा क्या बोल रहा है, जो अब चीन के अंतर्गत है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील यहाँ पे स्थित है। तो कहाँ पे? तिब्बत के पठार पर ही कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील आपका स्थित है। याद रखिएगा इन चीज़ों को। अगला पॉइंट आता है कि कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, इसका उद्गम नेपाल में स्थित है। ठीक है, दोनों देशों में कोसी नदी एक संयुक्त परियोजना के रूप में विकसित हुई है। अब बिहार का शोक बोला जाता है कोसी नदी को, क्योंकि जब भी ये बाढ़ आता है तो बिहार में भीषण यहाँ पे तबाही मचाता है मित्रों। तो बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है आपसे कि बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है? तो बोला जाता है कोसी नदी को। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट जो दिया गया है कि नेपाल में कोसी तटबंध के टूट जाने से 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी। कब आया था? कोसी नदी के मतलब यहाँ पे टूटने से 8 अगस्त 2008 को बहुत ही बड़ा यहाँ पे बाढ़ देखने को मिला था। अगला पॉइंट आता है आपका कि भारत एवं चीन की सीमा रेखा हिमालय की श्रेणियों से होकर गुजरती है। इस सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक आता है रेड क्लिफ रेखा, सॉरी रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, और दूसरा जो आता है यहाँ पे मैकमोहन रेखा। ठीक, मैकमोहन मैकमोहन रेखा। तो जो मैकमोहन रेखा है आपका यहाँ पे भारत और चाइना के बीच में है, और जो ये रेड क्लिफ रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा, और भारत और चाइना के बीच में यहाँ पे मैकमोहन रेखा है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि भारत और चाइना के बीच में हिमालय श्रेणी से होकर गुजरती है। इस सीमा का जो नाम है यहाँ पे मैकमोहन रेखा नाम है। ठीक है, और अगला पॉइंट है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में भारत, चाइना, म्यांमार तीनों देशों की सीमाएं एक बिंदु पर आके मिलती है। कहाँ पे? तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बोल रहा है, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ दिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिजिकल मैप में आइएगा तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में, अगर कि आप देख सकते हैं मैप में, अगर नज़र आ रहा होगा तो इस जो क्षेत्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहीं पे कहीं पे वो चीज़ मिलता है। ठीक है, कहीं मैप जब क्लास चलाएंगे ना तो एक एक चीज़ को मैं आपको बताते चलूँगा वहाँ पर। अभी ओवरव्यू आप लोग का एग्जाम है स्टेट वगैरह का, तो ये चीज़ देख लीजिए। ठीक है, आते हैं अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट वही दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित सीमा रेखा कौन सा है? तो ये रेड क्लिफ लाइन है, आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने दोनों बताया अभी। ठीक, जैसे यहाँ पे आपका ये चैप्टर नंबर 1 समाप्त होता है, तो चैप्टर नंबर 1 में जो भी इंपॉर्टेंट सवाल दिए गए हैं लास्ट में, मैं उसको आपको एक बार बता देता हूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो वो है 7वां स्थान, जैसे कि मैंने बताया। और ऊपर में दिया गया यहाँ पे कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर है? तो वो 30 डिग्री का अंतर है दोस्तों। ठीक है,
अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। जब 7वां 8वां मैं पढ़ा रहा था, क्लास 7 और क्लास 8 का जब ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, उसमें मैंने बहुत ही विस्तार से बताया है। तो प्रीवियस वीडियो 6 से 8 वाला जो एक वीडियो है लगभग 2-3 घंटे का, तो जाकर उसको भी आप लोग देख सकते हैं। अगला पॉइंट जो दिया गया है कि भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान कितना है, तो अभी जो मैंने बताया कि 82.5 डिग्री यहाँ पे पूरब में ये चीज़ें हैं, ठीक है। 82.5 डिग्री ये जो कहाँ पे मिलती है, तो इलाहाबाद के ये नैनी में मिलती है। और ठीक है, ये स्टैंडर्ड टाइम से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा ये आगे है ग्रीनविच टाइम से, आप लोग याद रखिएगा। अगला आता है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा, तटीय सीमा रेखा की लगभग कितनी बड़ी है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिया गया है दुगना बड़ा है, और कि स्थलीय सीमा रेखा देखिएगा तो लगभग यहाँ पे 15 स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई, जैसे कि मैंने बताया वहाँ पे 15,000 है। और जो 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई मैंने यहाँ पे बताया। एक बार मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे स्थलीय सीमा की मैंने लंबाई बताया यहाँ पे 15,200, और यहाँ पे टोटल यहाँ पे तटीय सीमा रेखा की लंबाई जो मैंने बताया 7,500 किलोमीटर लगभग। तो यहाँ देखिएगा 2 टाइम्स ये चीज़ दिया गया है। तो वही सवाल यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना है, तो ये यहाँ पे दुगना है। अगला यहाँ पे सवाल निकल के आता है, मतलब सवाल है दिया हुआ कि भारत और चाइना के बीच में कौन सा सीमा रेखा है। तो भारत और चाइना के बीच में यहाँ पे आपका मैकमोहन रेखा है मित्रों, ठीक है। तो आज हम रहने देते हैं, थोड़ा सा हो सकता है ये लंबा या पहला दिन है तो यहीं पर हम रुकते हैं। इसके बाद डेली डेली थोड़ा सा लंबा और क्लास हम लेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 आपको यहाँ पे आप खत्म होता है। कल जो पढ़ेंगे, कल का जो वीडियो आएगा वो आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 चलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय।